तो आज का जो लेक्चर हमारा वो है जीन रेगुलेशन। तो आज हम पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन के बारे में कि जीन रेगुलेशन जो होता है वो क्या होता है और अलग अलग जो सेल टाइप हैं उनके अंदर जीन रेगुलेशन कैसे होता है और जीन रेगुलेशन की टाइप हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि एक जीन किसे कहते हैं, व्हाट इज ए जीन। तो जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। क्या होते हैं जीन्स? जीन्स आर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए दैट एनकोड्स देयर स्पेसिफिक प्रोटीन टाइप। कि जीन डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं जो अपने किसी खुद के एक स्पेशल प्रोटीन को एनकोड करने का काम करते हैं। या सिंपली आप ये बोल सकते हो कि जीन डीएनए के उन सेगमेंट्स को बोलते हैं किन सेगमेंट को? डीएनए के जिन सेगमेंट्स के पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में क्या होती है, स्टोर होती है। डीएनए के उस सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं? हम जीन बोलते हैं। मतलब कि हर एक जीन का ना काम करने का एक तरीका होता है कि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर कोई भी जीन है किसी भी तरह का, हर एक जीन अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए बनाता है अपनी खुद की टाइप का एक प्रोडक्ट। और जीन अपनी खुद की टाइप के प्रोडक्ट को हमेशा बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये तो है जीन के काम करने का तरीका कि मतलब कि जो जीन है वो अपना एक्सप्रेशन सेल के अंदर शो कैसे करता है। कोई भी जीन सेल के अंदर अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए क्या बनाता है? वो जीन बनाता है अपनी खुद की टाइप का एक प्रोडक्ट जो हमेशा किसकी फॉर्म में बनता है? जो हमेशा एक प्रोटीन की फॉर्म में बनता है। बाद में क्या होता है? बाद में जो सेल्स हैं वो इन प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर लेती हैं किसके अंदर? एंजाइम्स के अंदर। और आपको पता है जो एंजाइम्स हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल के अंदर अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? कंडक्ट करवाते हैं। और ये ऐसे केमिकल होते हैं दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना। तो सेल के अंदर एक जीन का एक्सप्रेशन शो कैसे होता है वो आपको मैंने बिल्कुल शॉर्टली बताया है, बिल्कुल समझाने के लिए कि कोई भी जीन अपना एक्सप्रेशन सेल के अंदर तब शो कर पाता है कब? जब वो जीन अपना खुद का एक प्रोटीन सेल को बना के देता है। और जब सेल उस जीन के द्वारा बनाए गए इस प्रोटीन को क्या करती है? एंजाइम के अंदर कन्वर्ट करके उसका यूज करती है। तो आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हम फोकस करेंगे कि एक सेल अपने अंदर मौजूद जीन्स का रेगुलेशन कैसे करती है। मतलब कि एक सेल के, अब देखो इसमें क्या है, जीन का आपको मैंने बताया कि जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए के सेगमेंट होते हैं। क्योंकि जीन जो है डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं जो जिनके पास किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन कोड की फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है। तो देखिए आप सभी को पता है कि एक सेल होती है और सेल के अंदर क्या होता है? सेल का न्यूक्लियस होता है और सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? उसका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये तो क्या है? ये है कोई सेल टाइप। ये क्या है? ये है सेल का न्यूक्लियस। और ये क्या है? ये है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद उस सेल का डीएनए। और डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को, जैसे कि एक सेगमेंट ये हो गया कि डीएनए के स्मॉल सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज द जीन्स। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक टिपिकल ह्यूमन सेल का जो डीएनए होता है ना, तो एक टिपिकल ह्यूमन सेल के डीएनए के पास तकरीबन 20,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया कि अगर एक टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करें तो एक टिपिकल ह्यूमन सेल के डीएनए के ऊपर कितने जीन होते हैं? एक टिपिकल ह्यूमन सेल के डीएनए के पास तकरीबन 20,000 के करीब जीन होते हैं। ठीक है ना। हमारी बॉडी के अंदर आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स के नंबर है वो अरबों खरबों हैं। और हर एक सेल के पास उसका खुद का डीएनए होता है। और हर एक सेल के डीएनए के पास कितने जीन प्रेजेंट होते हैं? लगभग ये 20,000 जीन्स हमारी हर एक सेल के अंदर क्या है? हर एक सेल के डीएनए के पास ये प्रेजेंट होते हैं।
आपने देखा कि एक टिपिकल ह्यूमन सेल के डीएनए के पास तकरीबन 20,000 के करीब जीन होते हैं। और अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमारी तरह दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके डीएनए के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, अदर ऑर्गेनिजम्स की, तो अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया की बात करेंगे हम, तो हमारी सेल की तरह एक बैक्टीरियल सेल के पास भी क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। और एक बैक्टीरियल सेल के डीएनए के पास भी क्या होते हैं, अपने खुद के कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, जो कि अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन के अंदर अलग अलग क्या है हो सकते हैं। मतलब कि स्पीसीज टू स्पीसीज क्या है, जीन के जो नंबर्स हैं वो सभी के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि किसी बैक्टीरिया के अंदर जो जीन नंबर है वो कितने, वो उसके जो नंबर है वो कुछ और होते हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि बैक्टीरियल स्ट्रेन कैसा है, ठीक है ना, और सेल टाइप कैसी है। क्योंकि अलग अलग तरह के जो अलग अलग स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनके जो डीएनए है उनके ऊपर जो जीन के नंबर है वो सभी के अंदर क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग तरह के होते हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन, और जीन रेगुलेशन भी आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर। मतलब कि हम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या पढ़ेंगे, जीन रेगुलेशन पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, बिकॉज बैक्टीरिया आर द प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज जो जीन रेगुलेशन हम पढ़ेंगे वो जीन रेगुलेशन हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और यू कैन से द बैक्टीरियल सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के केस का जो जीन रेगुलेशन है वो हम किसी और लेक्चर के अंदर करेंगे डिस्कस। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर और बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जीन्स हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ए टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ ए स्पेसिफिक डीएनए मॉलिक्यूल। किसी एक टिपिकल सेल के पास क्या होता है, उसका खुद का एक स्पेसिफिक डीएनए प्रेजेंट होता है, और उसके डीएनए के पास अलग अलग तरह के क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और एक सिंगल सेल के डीएनए के पास जो जीन के नंबर हैं, एक सिंगल सेल के डीएनए के ऊपर आपको हजारों की संख्या में जीन मिल सकते हैं। कभी द डीएनए ऑफ ए टिपिकल सेल कंटेन्स अबाउट थाउजेंड्स ऑफ जीन। जैसे कि हमारी सेल में कितने जीन हैं, तकरीबन 20,000 जीन है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी और सेल टाइप की बात करें, जैसे कि बैक्टीरियल सेल की बात करें, तो अलग अलग तरह की बैक्टीरियल सेल के डीएनए के पास भी क्या मिलेंगे, आपको हजारों की संख्या में जीन मिलेंगे। तो इससे आपको यह आइडिया आया कि भी एक टिपिकल सेल के डीएनए के ऊपर हजारों की संख्या में जीन होते हैं। लेकिन सेल के अंदर होता क्या है कि एक पार्टिकुलर टाइम में, अगर हम किसी एक पार्टिकुलर टाइम की बात करें, तो एक पार्टिकुलर टाइम में किसी एक सेल के अंदर मान लिया कि हमारे डीएनए के ऊपर ये 20,000 जीन हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सेल के अंदर जो 20,000 जीन है, किसी पार्टिकुलर टाइम में ये 20 के 20,000 जीन एक ही टाइम पे एक्टिवेट होंगे। अगर मैं 8% बात करूं तो मेरी बॉडी के अंदर 8% जो जीन्स हैं, मेरी सेल के अंदर जो हजारों जीन थे, तकरीबन जो 20,000 जीन हैं, तो ये सारे के सारे जीन किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक टाइम में एक साथ एक्टिवेट नहीं होते। मतलब कि इन 20,000 जीन में से ना, इन 20,000 जीन के अंदर से जो कुछ जीन, इन 20,000 के अंदर से कुछ जीन तो हैं, कुछ जीन तो इसमें स्विच ऑफ हो रखे हैं, और जबकि कुछ जीन इसके अंदर स्विच ऑन हो रखे हैं। क्या मीनिंग ये है कि एक टाइम में, किसी एक पार्टिकुलर टाइम में एक सेल के अंदर ये 20 के 20,000 जीन एक साथ एक्टिवेट नहीं होते। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, देखो जीन क्या होते हैं, जीन सेल को क्या बना के देंगे, जीन बना के देंगे सेल को प्रोटीन। तो उसका मीनिंग क्या है, और आपको मैंने क्या बताया कि एक पार्टिकुलर टाइम में किसी सेल के अंदर सारे के सारे जीन एक साथ एक्टिवेट नहीं होते। इन हजारों जीन्स के अंदर से कुछ जीन कैसे होते हैं, स्विच ऑफ मोड के अंदर होते हैं, कुछ जीन स्विच ऑन मोड के अंदर होते हैं।
अब जो जीन स्विच ऑफ हैं वो ऑफ क्यों हैं? भाई सेल ने जिन जीन्स को स्विच ऑफ कर रखा है ना, मतलब कि जिनको डीएक्टिवेट कर रखा है, तो सेल उन जीन्स को स्विच ऑफ रखेगी। किन जीन को? जिन जीन्स के प्रोडक्ट की सेल को जरूरत नहीं होती। और जीन का जो प्रोडक्ट है वो किसकी फॉर्म में बनता है? हमेशा प्रोटीन की फॉर्म में बनता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जिस भी जीन के प्रोटीन की सेल को जरूरत नहीं होती, क्या करेगी? सेल उस जीन को क्या रखेगी? सेल उस जीन को स्विच ऑफ रखती है। किसको? जिस भी जीन के प्रोटीन की सेल को जरूरत नहीं होती, क्या रखेगी? उसको स्विच ऑफ रखेगी। मतलब कि सेल उस जीन का एक्सप्रेशन अपने अंदर क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी, उस जीन को साइलेंस कर देगी। और जिस जीन के प्रोटीन की सेल को क्या होती है? जरूरत होती है, उन जीन्स को क्या रखती है? उन जीन्स को सेल स्विच ऑन रखती है, ठीक है ना। मतलब कि उनको एक्टिवेट मोड के अंदर रखती है ताकि वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करें, और एक्सप्रेशन के बाद वो जीन उस सेल को क्या बना के दें? उनका खुद का स्पेसिफिक कोई प्रोटीन सेल को बना के दें। तो यहां से आपको आइडिया आ गया कि एक टिपिकल सेल के अंदर हजारों की संख्या में जीन होते हैं, लेकिन ये हजारों जीन किसी एक सेल के अंदर एक टाइम में एक साथ एक्टिवेट नहीं होते। सेल उन्हीं जीन्स को स्विच ऑन रखती है जिनके प्रोटीन की सेल को जरूरत होती है, और उन जीन्स को स्विच ऑफ रखती है जिनके प्रोटीन की सेल को कोई जरूरत नहीं होती। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही तो पढ़ेंगे कि एक सेल किसी जीन को स्विच ऑन करेगी तो कैसे करेगी, और किसी जीन को स्विच ऑफ करेगी तो उस जीन को स्विच ऑफ वो कैसे करेगी। और ये जीन का स्विच ऑफ और सेल की नीड के अकॉर्डिंग, सेल की नीड के अकॉर्डिंग, सेल की जरूरत के अकॉर्डिंग सेल का जीन्स को स्विच ऑफ करना और स्विच ऑन करना, इस स्विच ऑन और ऑफ करने के मैकेनिज्म को ही क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द जीन रेगुलेशन। क्या बोलेंगे इसको? ही हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द जीन रेगुलेशन। किसको बोलेंगे जीन रेगुलेशन भी हम? कि सेल का अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी जीन को स्विच ऑन कर देना और अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिर किसी जीन को स्विच ऑफ कर देना। इसी बायोलॉजिकल फिनोमिना को, इसी मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर, कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जीन रेगुलेशन है वो किस तरह से होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे, पहले आपको हम बताएंगे कि जीन रेगुलेशन की जो टाइप है वो कितनी है, कि जीन रेगुलेशन कितने तरह का होता है। जो जीन रेगुलेशन है, जीन रेगुलेशन की टाइप दो हैं भी, मतलब कि जीन रेगुलेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन, और दूसरी जो टाइप है जीन रेगुलेशन की वो है रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन जो है वो दो तरह का पाया गया है, और इसकी दो टाइप कौन सी है? एक तो है इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन और दूसरी कौन सी है? रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन। तो आज हम सिर्फ इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को ही पढ़ेंगे कि व्हाट इज इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। तो पहले हम इंड्यूसिबल को शुरू करेंगे कि इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन होता क्या है। इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। तो इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन का जो एग्जाम्पल है वो है लैक ओपेरोन। इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को हम समझेंगे किसके थ्रू?
एक एग्जाम्पल के थ्रू, और इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लैक ओपेरोन। तो लैक ओपेरोन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओपेरोन का मीनिंग क्या होता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ओपेरोन, कि ओपेरोन होता क्या है। तो देखिए ओपेरोन क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपेरोन, कि ओपेरोन क्या होता है। देखिए ओपेरोन क्या होता है, तो क्या होता है कि लैक ओपेरोन के अंदर, इस ओपेरोन का मीनिंग क्या होता है। देखो आपको मैंने बताया कि ओपेरोन का मीनिंग क्या होता है। ओपेरोन क्या है, दैट डीएनए सेगमेंट विच कंटेन्स स्ट्रक्चरल जीन्स एंड रेगुलेटरी जीन, कि डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास क्या प्रेजेंट है, जिसके पास कुछ तो क्या प्रेजेंट है, जिसके पास कुछ है स्ट्रक्चरल जीन और कुछ क्या है रेगुलेटरी जीन भी। क्या बताया मैंने आपको कि ओपेरोन डीएनए का वो सेगमेंट होता है, या डीएनए का वो सेगमेंट ओपेरोन कहलाता है जिस डीएनए सेगमेंट के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स और कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं रेगुलेटरी जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन में और रेगुलेटरी जीन में क्या डिफरेंस होता है, याद रखो भी आपकी, पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं, कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल जीन्स, कि स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन होते हैं जो सेल को कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना के दें, कि क्या भी, कि दैट, कि भी दो जीन्स दैट प्रोड्यूसेस क्या होता है कि स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं भाई। स्ट्रक्चरल जीन्स वो जीन्स होते हैं दैट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक प्रोटीन्स विद इन ए सेल एंड सेल कैन यूज दीज प्रोटीन्स एज एंजाइम्स भी। मतलब कि वो जीन जो सेल को या सेल के अंदर क्या बना के देंगे, सेल को कोई प्रोटीन बना के देंगे और बाद में उन प्रोटीन्स को सेल यूज कर सकती है किसकी फॉर्म में, एज ए एंजाइम भी। तो स्ट्रक्चरल जीन वो जीन होते हैं जो सेल के अंदर क्या बनाते हैं, जो सेल को कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बना के देते हैं और बाद में सेल इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को क्या करती हैं, एंजाइम की फॉर्म में क्या करती हैं, इनको यूज कर लेती हैं। तो इस तरह के जीन को क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ जीन्स आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन्स भी। और एक तरफ आपको मैंने क्या बताया कि रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं, व्हाट आर द रेगुलेटरी जीन, कि रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं, व्हाट आर द रेगुलेटरी जीन्स। सिंपल सा है कि वो जीन जो स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को रेगुलेट करें क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रेगुलेटरी जीन। किसको बोलेंगे, दोज जीन से दैट रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। वो जीन जो सेल के अंदर क्या करे, वो जीन जो सेल के अंदर स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को क्या करें, रेगुलेट करें।
तो जो जीन सेल को क्या बना के देते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन, वो तो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन। और वो जीन जो स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उन जीन्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रेगुलेटरी जीन्स। तो इसमें क्या है कि अब ये डिफरेंस आपको बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलेटरी जीन्स एंड द स्ट्रक्चरल जीन्स, और साथ में आपको बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपेरोन। अब मैं आपको बताऊंगा मीनिंग की भी। ओपेरोन का मीनिंग क्या होता है, एक बार आपको और रिमाइंड में करवा रहा हूं कि डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास है स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट हो और साथ में क्या प्रेजेंट हो, कुछ रेगुलेटरी जीन प्रेजेंट हो। डीएनए के उन सेगमेंट्स को ही क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द ओपेरोन। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या होते हैं और रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भी सिंपल ओपेरोन तो बता दिया कि भी सिंपल ओपेरोन क्या होता है। यहां पे टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, यहां पे टॉपिक हमें पढ़ना है लैक ओपेरोन। अब यहां पे लैक ओपेरोन के अंदर ओपेरोन का मीनिंग तो आपको मैंने बता दिया, इस लैक का मीनिंग क्या होता है, जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तब बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैक ओपेरोन। आप ये याद रखो, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन। और क्योंकि जीन रेगुलेशन की दो टाइप होती हैं, इंड्यूसिबल एंड द रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन, और इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को जिस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे उस एग्जाम्पल का नाम क्या है, इट इज द लैक ओपेरोन। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन, और इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन का एग्जांपल क्या है हमारा, लैक ओपेरोन। तो लैक ओपेरोन के अंदर ओपेरोन का मीनिंग तो आपको मैंने बता दिया। अब लैक का मीनिंग क्या होता है, देखो यहां पे जो लैक वर्ड है, ये लैक वर्ड इंडिकेट कर रहा है लैक्टोज को भी। ये लैक वर्ड किसको इंडिकेट कर रहा है, लैक्टोज को। और ओपेरोन का मीनिंग आपको मैंने बता दिया कि ओपेरोन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ओपेरोन के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स और साथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ रेगुलेटरी जीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ रेगुलेटरी जीन्स, ठीक है ना। अब पूरा मीनिंग समझ में आ गया आपको। देखो लैक का मीनिंग क्या है, लैक्टोज, और ओपेरोन का मीनिंग क्या है, जिसके पास कुछ स्ट्रक्चरल जीन है और कुछ रेगुलेटरी जीन है। मतलब कि डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले क्या प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चरल जीन है, और इन स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करने वाले रेगुलेटरी जीन है। क्या बताया मैंने आपको कि देखो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी ये एक तरह का डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट की टाइप कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट भी कैसा है, इट इज टाइप ऑफ द डाइसैकेराइड। और लैक्टोज एक तरह का ऐसा डाइसैकेराइड है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल तो होता है ग्लूकोज का, और इसके अंदर जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो होता है गैलेक्टोज का। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से क्या बनता है, लैक्टोज नाम का डाइसैकेराइड बनता है, ठीक है ना। तो लैक ओपेरोन डीएनए का वो सेगमेंट है जिसके पास है लैक्टोज नाम के इस डाइसैकेराइड को मेटाबोलाइज करने वाले स्ट्रक्चरल जीन है, और इन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटरी जीन हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे लैक ओपेरोन क्या होता है। आपको बता दें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैक ओपेरोन। भाई लैक ओपेरोन मॉडल को दो साइंटिस्ट थे भी, जिनका नाम था भी जैकब एंड मोनोड। तो जैकब एंड मोनोड भी, तो जैकब और मोनोड ने इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को समझने के लिए लैक ओपेरोन मॉडल को दिया था भी। मतलब कि इन्होंने ही लैक ओपेरोन मॉडल को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर समझा था
कि कैसे एक ई कोलाई बैक्टीरिया ज़रूरत पड़ने पर अपने जीन्स को स्विच ऑफ कर लेती है और कैसे वो अपने जीन्स को स्विच ऑफ भी। तो इस जीन को ऑफ ऑन करने का जो मेथड था बैक्टीरियल सेल के अंदर, वो लैक-ओपेरोन मॉडल के द्वारा भी जैकब और मोनोड ने क्या था हमें बताया था, और इसके लिए जैकब और मोनोड दोनों को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो देखिए, अब इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द लैक-ओपेरोन मॉडल, जो किसने दिया था, जैकब और मोनोड ने दिया था। क्या किया देखो इसमें आप, तो लैक-ओपेरोन मॉडल है क्या, व्हाट इज द लैक-ओपेरोन मॉडल। तो जैकब और मोनोड ने क्या किया, जैकब और मोनोड ने लैब के अंदर एक ग्रोथ मीडियम तैयार किया पेट्री प्लेट के अंदर। ये है कोई पेट्री प्लेट, और इस पेट्री प्लेट के अंदर क्या भर रखा है, इस पेट्री प्लेट के अंदर फिलअप कर रखा है ग्रोथ मीडियम, जिसके अंदर सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवाए गए हैं ताकि बैक्टीरियल सेल इसके अंदर प्रॉपरली ग्रो कर पाए। तो इस एक पेट्री प्लेट के अंदर ग्रोथ मीडियम फिलअप कर दिया, और उस ग्रोथ मीडियम के अंदर उन्होंने कल्चर कर दिया किसको, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को भी। तो एस्चेरिचिया कोलाई, यहां पे ई का मीनिंग है, इट इज द एस्चेरिचिया कोलाई, या सिंपली क्या बोलेंगे, इट इज द ई कोलाई। तो उन्होंने एक पेट्री प्लेट के अंदर लैब में क्या फिलअप किया, ग्रोथ मीडियम, और इस ग्रोथ मीडियम के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या कर दिया, कल्चर कर दिया। और इस ग्रोथ मीडियम के अंदर ना उन्होंने दो अलग अलग कंडीशन अवेलेबल करवाई, किसको, ई कोलाई बैक्टीरिया को, क्या करने के लिए, इनके अंदर जीन रेगुलेशन को क्या करने के लिए, समझने के लिए कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जीन रेगुलेशन जो होता है वो कैसे होता है। तो इसमें देखिए आप, हम पढ़ने जा रहे हैं लैक-ओपेरोन मॉडल विच वाज गिवन बाय जैकब एंड मोनोड। किस बात के लिए, इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को क्या करने के लिए, समझने के लिए। उन्होंने ग्रोथ मीडियम के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या किया, ग्रो करवाया। अभी उन्होंने दो कंडीशन दी भी, दो कंडीशन में क्या कर दिया भी, एक केस में, तो एक कंडीशन में क्या किया उन्होंने, एक कंडीशन में उन्होंने ग्रोथ मीडियम के अंदर, तो एक कंडीशन में उन्होंने क्या किया, ग्रोथ मीडियम के अंदर सभी न्यूट्रिएंट डाल दिए लेकिन लैक्टोज को ऐड नहीं किया, और दूसरी कंडीशन में क्या किया, सभी मिनरल्स के साथ साथ इस मीडियम के अंदर क्या कर दिया भाई, उसने लैक्टोज को भी क्या करवा दिया, प्रोवाइड करवा दिया। मतलब कि तो जीन रेगुलेशन को समझने के लिए जैकब और मोनोड ने क्या किया, ग्रोथ मीडियम के अंदर जो ई कोलाई बैक्टीरिया कल्चर किए थे ना, उन ग्रोथ मीडियम के अंदर उन ई कोलाई बैक्टीरिया को एक बार तो क्या किया, लैक्टोज प्रोवाइड नहीं किया, ये समझने के लिए कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज ग्रोथ मीडियम में नहीं देंगे तो लैक्टोज के न होने पर ई कोलाई बैक्टीरिया किन किन जीन्स को ऑन रखेगा और किन किन जीन्स को वो ऑफ कर देगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या दी कि दूसरी बार क्या कर दिया उन्होंने, लैक्टोज ग्रोथ मीडियम में क्या कर दिया, बैक्टीरिया को प्रोवाइड करवा दिया, ये देखने के लिए कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रोथ मीडियम के अंदर लैक्टोज प्रोवाइड करवा देंगे तो लैक्टोज के मिलने पर जो बैक्टीरिया है वो अपने अंदर फिर किन जीन्स को स्विच ऑफ कर देगा और किन जीन्स को स्विच ऑन कर देगा। तो पहले हम जो केस लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, लैक्टोज अब्सेंस, मतलब कि इन अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, कि जब बैक्टीरियल सेल को हम कल्चर मीडियम के अंदर लैक्टोज नहीं देंगे तब ई कोलाई बैक्टीरिया कैसे रिएक्ट करेगा। तो इसमें देखो आप, तो पहला केस क्या, अभी याद रखो टॉपिक हमारा क्या है, लैक-ओपेरोन, की लैक-ओपेरोन हम पढ़ रहे हैं अभी इसके अंदर कि व्हाट इज द लैक-ओपेरोन, ठीक है। और पहला केस क्या है, ये यहां पे हम लेंगे, इट इज द केस 1, और केस हमारा क्या है, केस हमारा है एब्सेंस ऑफ
एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, कि जब बैक्टीरियल सेल को हम कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो बैक्टीरियल सेल कैसे रिएक्ट करेंगे। तो पहला केस हमारा क्या है कि पहले हमने बैक्टीरिया को क्या किया, ऐसे ग्रोथ मीडियम में ग्रो किया जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट नहीं था। तो इसमें देखा, तो यहां पे हम जो बनाएंगे तो ये है हमारा लैकोपेरोन भी, और इस लैकोपेरोन के पास रेगुलेटरी जीन है 3, जिनमें से एक का नाम क्या है आर, मतलब कि रेगुलेटर, एक है पी मतलब कि प्रमोटर, एक है ओ मतलब कि ऑपरेटर, और स्ट्रक्चरल जीन यहां पे कितने हैं 3, जिनमें से एक को क्या नाम दिया गया है लैक जेड जीन, दूसरे को बोला गया है लैक वाई जीन, और तीसरे को क्या बोला गया है लैक ए जीन। तो यहां पे हम लिख देंगे ये क्या है, इट इज द आर का मीनिंग यहां पे क्या है, आर है रेगुलेटर, पी यहां पे क्या है प्रमोटर, और ओ यहां पे क्या है ऑपरेटर, ओ यहां पे क्या है इट इज द ऑपरेटर। आर रेगुलेटर, पी प्रमोटर, और ओ क्या है इट इज द ऑपरेटर। और ये 3 क्या है स्ट्रक्चरल जीन है, लैक जेड जीन, लैक वाई जीन, और ये क्या है लैक ए जीन। तो फर्स्ट केस हमारा क्या है कि लैक्टोज अब्सेंट है ग्रोथ मीडियम में, तो लैक्टोज की एब्सेंस में बैक्टीरियल सेल कैसे बिहेव करेगी। आपको मैंने बताया था कि लैक्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज नाम की शुगर से मिलकर बना होता है। लैक्टोज, बैक्टीरिया लैक्टोज को तभी यूज कर पाएंगे कब, जब बैक्टीरियल सेल लैक्टोज को क्या कर देंगी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देंगी, क्योंकि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बीच में बीटा-1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा पहले, और इस बॉन्ड के टूटने पर ही क्या होगा भाई, ग्लूकोज और जो ग्लैक्टोज हैं वो क्या होंगे एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो ग्लूकोज को तोड़ने के मतलब कि लैक्टोज को तोड़ने के बाद ही बैक्टीरियल सेल क्या कर सकती है, लैक्टोज का यूज कर सकती है एज ए एनर्जी सोर्स। इसलिए लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले, लैक्टोज को तोड़ने वाले जो जीन्स हैं वो बैक्टीरियल सेल के पास 3 है अभी, मतलब कि जो लैक्टोज को ओवरऑल मेटाबोलाइज करने में काम आएंगे। और लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जो जीन्स हैं उनमें से 3 जीन है यहाँ पे, लैक जेड जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन। ये तो है 3 स्ट्रक्चरल जीन। और जो ये ना रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ये 3 वो जीन है जो ये 3 वो जीन है जो लैक जेड जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन के फंक्शन को रेगुलेट करने में क्या करेंगे, सेल की हेल्प करेंगे। मतलब कि ये जीन क्या करेंगे, इन तीनों जीन्स को क्या करेंगे, इनके फंक्शन को रेगुलेट करने में काम आएंगे। तो देखिए इसमें क्या है कि पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहला केस हमारा क्या है, अब्सेंस ऑफ लैक्टोज, की जब बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज प्रोवाइड नहीं करवाया गया। तो लैक्टोज की अब्सेंस में रेगुलेटरी साइट जो है ना, ये आर जो है जो रेगुलेटर है, तो लैक्टोज की अब्सेंस में ये जो रेगुलेटर है ये एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी, एक रिप्रेसर प्रोटीन। तो लैक्टोज की एब्सेंस में रेगुलेटरी साइट ने क्या बनाया, एक प्रोटीन प्रोड्यूस किया, और उस प्रोटीन को हमने नाम दिया रिप्रेसर प्रोटीन।
तो रिप्रेसर का मतलब होता है इनहिबिट करने वाला, जो किसी काम को होने से रोक दे, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिप्रेसर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, उसको इनहिबिटर बोलते हैं। तो लैक्टोज की अब्सेंस में रेगुलेटरी साइट ने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन। और जैसे ही रेगुलेटरी साइट ने ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, तो रिप्रेसर प्रोटीन बनते ही क्या करता है, ऑपरेटर के साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये है, दिस इज ऑपरेटर साइट। तो यहां पे क्या नोट किया कि लैक्टोज की एब्सेंस में रेगुलेटरी साइट ने जब रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन बनते ही कहां जाके बाइंड हो गया, ऑपरेटर के साथ। और जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहेगा, जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहेगा, तब तक प्रमोटर के साथ तो जब क्या बता कि जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहेगा, तब तक प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा रहेगा, तो ये ऑपरेटर के साथ जुड़ा हुआ रिप्रेसर प्रोटीन प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम को बाइंड होने नहीं देगा। प्रमोटर होती क्या है, देखो, प्रमोटर डीएनए का वो हिस्सा है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। क्या बताया मैंने आपको कि प्रमोटर डीएनए का वो हिस्सा है, प्रमोटर डीएनए की वो साइट है जहां से क्या शुरू होता है, ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि जहां से डीएनए से आरएनए बनना शुरू होता है। और डीएनए से आरएनए को बनाने का काम जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज का होता है। इसलिए प्रमोटर वो साइट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होके स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब कर देता है और इन तीनों जीन्स के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, एमआरएनए बना देता है। तो इन तीनों जीन्स को, अगर इन तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन सेल के अंदर होना है, तो पहले इन तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा किसके अंदर, इनटू द एमआरएनए मॉलिक्यूल। और स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो आरएनए पॉलीमरेज का होता है। और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ जुड़ के डीएनए से आरएनए बनाता है, और डीएनए के ऊपर वो जगह अलग से होती है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड करता है। और डीएनए के ऊपर, डीएनए के जिस पार्ट के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, डीएनए के उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्रमोटर। ठीक है, तो क्या बताया मैंने आपको कि जब लैक्टोज क्या था, अब्सेंट था भी, तो लैक्टोज की अब्सेंस में रेगुलेटरी साइट ने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन बनते ही कहां जाके बाइंड हो गया, ऑपरेटर के साथ। और जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड रहेगा, तब तक प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होगा। और जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं होगा, तब तक इन तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। और जब तक इन तीनों जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तब तक इन तीनों जीन्स के अकॉर्डिंग एमआरएनए भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, नो ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि नो ट्रांसक्रिप्शन भी। ठीक है, ऐसा तो लैक्टोज के न होने पर बैक्टीरियल सेल ने ऐसा क्यों किया, आपने क्या नोट किया, एक तरह से ना लैक जेड जीन और लैक वाई जीन, लैक ए जीन को क्या कर दिया गया, इनके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि ऑपरेटर के साथ कौन जुड़ रखा है, रिप्रेसर प्रोटीन। जब तक ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर प्रोटीन जुड़ा रहेगा, तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं होगा। जब तक प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा, तब तक ये लैक जेड जीन, लैक वाई जीन, लैक ए जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और जब तक इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तब तक इनके अकॉर्डिंग एमआरएनए भी नहीं बनेगा। और जब तक इनके अकॉर्डिंग एमआरएनए नहीं बनेगा, तब तक कोई प्रोटीन सेल के अंदर सिंथेसाइज भी नहीं होगा। तो इनके अकॉर्डिंग कोई प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। और कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इन प्रोटीन्स के बगैर सेल के अंदर
वो एंजाइम नहीं बनेंगे। कौन से एंजाइम? जो एंजाइम लैक्टोज को तोड़ के, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके उसको बैक्टीरियल सेल के लिए क्या बनाएंगे? अवेलेबल बनाएंगे। तो सेल ने क्या किया अभी? तो सेल ने अपनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, मतलब कि एनर्जी को सेव करने के लिए क्या किया? उसने इन तीनों के तीनों स्ट्रक्चरल जीन को स्विच ऑफ रखा भी, क्योंकि ये तीनों जीन लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम बना के देते हैं। जब बैक्टीरियल सेल के पास लैक्टोज है ही नहीं, तो बैक्टीरियल सेल उन एंजाइम्स को बना के क्या करेगी? किनको भी? जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने में काम आएंगे। तो सेल के पास लैक्टोज जब नहीं था तो क्या किया? सेल ने लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स को भी क्या रखा? स्विच ऑफ रखा भी। ठीक है, तो ये है इसका केस 1 कि जब सेल को लैक्टोज प्रोवाइड नहीं करवाया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, एक केस तो देख लिया उन्होंने कि जब सेल को लैक्टोज नहीं दिया गया तब बैक्टीरियल सेल ने इन तीनों जीन्स को स्विच ऑफ कैसे किया। अब हम लेंगे केस 2। अब हम क्या लेंगे? केस 2। केस 2 में क्या लेंगे? केस 2 में हम लेंगे, अब उन्होंने क्या कर दिया? जैकब और मोनोड ने अब ग्रोथ मीडियम में क्या कर दिया? लैक्टोज ऐड कर दिया। लैक्टोज मतलब कि प्रोवाइड करवा दिया। तो दूसरा केस हमारा क्या है? दूसरा केस है हमारा प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज की ग्रोथ मीडियम में क्या कर दिया? लैक्टोज को ऐड कर दिया। भी एक खास बात आप ये देखो, ग्रोथ मीडियम के अंदर बैक्टीरियल सेल को चाहे लैक्टोज मिले या फिर लैक्टोज उसको नहीं मिले, तो लैक्टोज प्रेजेंस है। तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है ना, तब भी रेगुलेटरी साइट रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगी, और लैक्टोज एब्सेंट है तब भी रेगुलेटरी साइट क्या बनाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगी। मतलब कि ये जो रेगुलेटरी जीन है ये सेल के अंदर हमेशा स्विच ऑन ही रहता है। मतलब कि लैक्टोज है तभी भी रेगुलेटरी साइट ने क्या तब भी रेगुलेटरी साइट क्या बनाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन। और जब लैक्टोज सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि प्रेजेंट है प्रेजेंट नहीं है, दोनों ही कंडीशन में रेगुलेटरी साइट लगातार सेल को रिप्रेसर प्रोटीन बना के देती रहेगी। एक केस तो हमने आपको बता दिया कि जब लैक्टोज नहीं था और लैक्टोज के न होने पर जब रेगुलेटरी साइट ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया था, तो इस रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या किया था, ये हम केस 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम केस 2 पढ़ने वाले हैं। और केस 2 में हमने क्या किया है? केस 2 के अंदर आपको बताया कि अब लैक्टोज क्या कर दिया गया है? मीडियम के अंदर ऐड कर दिया गया है। तो देखो इसमें क्या है कि लैक्टोज के ऐड करने पर अब क्या होगा? देखो, अब लैक्टोज प्रेजेंट है भाई। अब लैक्टोज क्या है? प्रेजेंट है। देखो, ये हमने यहां पे दिखा दिया लैक्टोज का मॉलिक्यूल। यहां पे हमने क्या दिखा दिया? इट इज द, क्योंकि लैक्टोज क्या है? एक तरह का लैक्टोज एक तरह का डाइसैकेराइड है ना, और डाइसैकेराइड एक तरह का, और लैक्टोज के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका होता है? ग्लूकोज का, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका होता है? गैलेक्टोज का भी। तो ये ग्लूकोज है या ये गैलेक्टोज है, या फिर कैसे मान लें इनको? ये है हमारा लैक्टोज भी। ये क्या है? लैक्टोज। अब ग्रोथ मीडियम के अंदर बैक्टीरियल सेल को लैक्टोज दे दिया गया है। तो लैक्टोज है, लैक्टोज नहीं था तब क्या बना रही थी? रेगुलेटरी साइट, रिप्रेसर प्रोटीन। अब लैक्टोज है, लैक्टोज के होने पर भी रेगुलेटरी साइट क्या बनाएगी? लैक्टोज के होने पर भी रेगुलेटरी साइट सेल को रिप्रेसर प्रोटीन बना के देगी, क्योंकि रेगुलेटरी साइट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लैक्टोज प्रेजेंस है या अब्सेंस है। ठीक है ना? तो प्रेजेंट है या अब्सेंट है? प्रेजेंट है तब भी क्या बनाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन, और अब्सेंट है तब भी क्या बनाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में जैसे ही रेगुलेटरी साइट क्या बनाएगी? रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन के बनते ही लैक्टोज क्या कर देगा?
रिप्रेसर प्रोटीन के बनते ही लैक्टोज क्या कर देगा, लैक्टोज जाके सीधा इस रिप्रेसर प्रोटीन को ज्वाइन कर लेगा। क्या बताया कि जैसे ही लैक्टोज की प्रेजेंस में रेगुलेटरी साइट क्या बनाएगी, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन के बनते ही लैक्टोज जो ग्रोथ मीडियम के अंदर था, जिसने बैक्टीरियल सेल को अपटेक कर लिया था, तो लैक्टोज के आते ही क्या होगा भाई, तो रिप्रेसर प्रोटीन के बनते ही लैक्टोज क्या कर देगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अपने आप को खुद को बाइंड करवा लेगा। याद रखो यहां पे लैक्टोज को इंड्यूसर का नाम दिया गया है। यहां पे लैक्टोज किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहां पे लैक्टोज इंड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है। और लैक्टोज यहां पे इंड्यूसर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, ये आपको बताएंगे अभी कि लैक्टोज यहां पे इंड्यूसर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। तो जैसे ही लैक्टोज की प्रेजेंस में रेगुलेटरी साइट ने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन के बनते ही लैक्टोज क्या कर लेगा, इसके बनते ही लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन को ज्वाइन कर लेगा। और रिप्रेसर प्रोटीन को जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन के साथ लैक्टोज जुड़ेगा ना, तो लैक्टोज जो है, आप इतना बोल सकते हो कि लैक्टोज के जुड़ने पर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। क्या तो है ना आपको कि लैक्टोज की प्रेजेंस में रेगुलेटरी साइट ने क्या बनाया, रिप्रेसर प्रोटीन। और रिप्रेसर प्रोटीन के बनते ही लैक्टोज ने क्या कर दिया, ये लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ क्या होगा, जाके बाइंड हो गया। और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जैसे ही लैक्टोज बाइंड होगा, और लैक्टोज के बाइंड होने पर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड करने में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब कि जब तक रिप्रेसर प्रोटीन के साथ लैक्टोज जुड़ा रहेगा, तब तक उतने टाइम तक रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा। और ऑपरेटर के साथ जब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं होगा ना भी, वो कंडीशन जब ऑपरेटर के साथ रिप्रेसर बाइंड नहीं होगा, उस टाइम आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ आसानी से बाइंड हो सकता है। क्या होता है, क्योंकि ना लैक्टोज जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन को ज्वाइन करेगा ना, रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगा, एक कन्फर्मेशनल चेंज। और उस चेंज के आने पर रिप्रेसर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा कि जो ऑपरेटर के साथ क्या होगा भाई, बाइंड करने में ज्यादा फिर मतलब कि कंपेटिबल नहीं रहेगा अभी, ठीक है ना। मतलब कि रिप्रेसर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर लैक्टोज ऐसा चेंज इंड्यूस कर देगा कि जिससे रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के साथ बाइंड हो ही नहीं सकेगा। और ऑपरेटर के साथ जब रिप्रेसर नहीं जुड़ा हुआ, तो रिप्रेसर की एब्सेंस में आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ क्या होगा, बिल्कुल इजीली बाइंड होगा। और प्रमोटर के साथ जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो, क्या कर देगा, प्रमोटर के साथ जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, तो क्या कर देगा, वो इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन को क्या कर देगा अभी, ट्रांसक्राइब कर देगा। किसके अंदर, एमआरएनए के अंदर। तो ये तीनों जीन्स को क्या कर दिया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांसक्रिप्शन अकर्स। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया। और आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड होने के बाद लैक जेड जीन, लैक ए, वाई जीन, लैक ए जीन को क्या कर दिया, ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए में बदलवा दिया अभी। और जो यहाँ पे एमआरएनए जो बना है ना, आप देख सकते हो जो ये एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए इन तीनों जीन्स के लिए बिल्कुल कॉमन है। मतलब कि इस एमआरएनए के पास लैक जेड जीन के भी जेनेटिक कोड है, लैक वाई जीन के भी जेनेटिक कोड है, और लैक ए जीन के भी क्या इसके पास है, जेनेटिक कोड। मतलब कि इन तीनों जीन्स का एक कॉमन एमआरएनए बना है। और एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एक से ज्यादा जीन्स के जेनेटिक कोड हो, ऐसे एमआरएनए को हम पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, इज कॉल्ड एज एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास एक से ज्यादा जीन के जेनेटिक कोड है। जैसे कि इस एमआरएनए के पास जो जेनेटिक कोड है वो लैक जेड जीन के भी है, लैक वाई जीन के भी है, लैक ए जीन के भी है। इसलिए इस एमआरएनए को हमने क्या नाम दिया है, इट इज कॉल्ड एज द पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल। और पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल जो है, इस तरह का एमआरएनए मॉलिक्यूल सिर्फ बैक्टीरियल सेल ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो वो होते हैं ना यूकैरियोटिक सेल, जितनी भी तरह की यूकैरियोटिक सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल कभी भी पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए प्रोड्यूस नहीं करते। वो हमेशा
मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए ही प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मोनो का मीनिंग क्या होता है? मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, मतलब कि एक ऐसा एमआरएनए मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ एक सिंगल जीन के जेनेटिक कोड हो, उसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द मोनोसिस्टोनिक, क्योंकि यहाँ पे एक एमआरएनए के पास एक से ज्यादा जीन के जेनेटिक कोड है, तो क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल। तो आपने क्या नोट किया कि इन तीनों जीन्स के अकॉर्डिंग क्या बन गया? एमआरएनए। और ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ क्या कर देगा? इन तीनों जीन्स के अकॉर्डिंग क्या बनवा देगा? प्रोटीन भी। और तीनों जीन्स के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन बनेंगे वो प्रोटीन्स क्या बनवा देंगे? इन तीनों जीन्स के अकॉर्डिंग क्या बनवा देंगे? सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस करवा देंगे। और कैसे एंजाइम है? ये वो एंजाइम बनाएंगे, ये वो एंजाइम्स हैं जो लैक्टोज को क्या कर देंगे? मेटाबोलाइज करवा के बैक्टीरियल सेल के लिए क्या करवा देंगे? उसको अवेलेबल करवा देंगे। अब इसमें देखो आपकी लैक जेड जीन, लैक वाई जीन, लैक ए जीन, ये तीनों के तीनों जीन अलग अलग तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उन एंजाइम्स को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने क्या नोट किया कि जब लैक्टोज नहीं था तब बैक्टीरियल सेल ने इन तीनों जीन्स को क्या कर दिया? स्विच ऑफ रखा। और लैक्टोज के होने पर क्या कर दिया? यहाँ पे बैक्टीरियल सेल ने क्या कर दिया? लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले इन तीनों जीन्स को क्या कर दिया? स्विच ऑन कर दिया। जब अब्सेंट था तो ऑफ कर दिया, अब प्रेजेंट हो तो क्या कर दिया? तीनों जीन्स को ऑन कर दिया। और ऑन कैसे किया वो आपको मैंने बता दिया। अब लैक्टोज को यहाँ पे हमने किसका नाम दिया था? इंड्यूसर का नाम, क्योंकि लैक ओपेरोन पढ़ रहे हैं और लैक ओपेरोन के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं किसको? इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन को भी, क्योंकि लैक ओपेरोन क्या है? लैक ओपेरोन इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल है। और लैक ओपेरोन को हमने इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन का एग्जाम्पल क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पे जो लैक्टोज है, लैक्टोज को हमने यहाँ पे क्यों क्या नाम दिया है? इंड्यूसर, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज खुद इस बात का रीजन बना है। किस बात का रीजन बना है? लैक्टोज यहाँ पे खुद इस बात का रीजन बना है कि लैक्टोज के होने पर ही लैक्टोज ने ही रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होके रिप्रेसर प्रोटीन को ऑपरेटर के साथ जुड़ने से रोक दिया। और इसलिए यहाँ पे लैक्टोज खुद इस बात का रीजन बन गया। किस बात का? उसने अपने खुद को मेटाबोलाइज करने वाले जीन्स को खुद इंड्यूस करवा दिया, इसलिए क्या बोला है? इसको इट इज कॉल्ड एज द, इसलिए लैक्टोज को यहाँ पे क्या नाम दिया है? इंड्यूसर। और इसलिए इस तरह के जीन रेगुलेशन को क्या नाम दिया गया? इट इज कॉल्ड एज द इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन।